हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक का लेक्चर नंबर 6 जो कि आखिरी लेक्चर है हमारा। ठीक है। इससे पहले हमने क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे और ऑर्बिटल्स की शेप्स वगैरह डिस्कस करी थी। ठीक है, तो इससे पहले का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब आगे के जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को जो आप हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो वो एटम के अंदर कहाँ, जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस है, वो तो हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस कर लिया। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप किए जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स क्या होती है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का है, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल और N+L रूल। ठीक है, ये दो तरीके हैं, ये दो हमें आइडिया देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से बिल्डअप होते हैं। उसके बाद हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये कुछ बातें बताते हैं हमें कि इलेक्ट्रॉन में क्या हमें बातों का फिल्डअप करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो अभी आपका नया नया पार्ट ऐड हुआ है, इसमें समझने का पार्ट है सिर्फ। ठीक है, हालांकि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो कुछ बातें आप याद कर लेना, उससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बातों का आप ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे देखो, आप लिखा हुआ है, सारे रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा रूल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। कौन सा रूल, ऑफ प्रिंसिपल। अब अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या था कि अफबाउ प्रिंसिपल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें भरने हैं किसी भी एटम के अंदर, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जैसे सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, जब मैंने क्वांटम नंबर्स आपको समझाए थे, 4 क्वांटम नंबर्स आपको समझाए थे, तब मैंने वहां बात करी थी। तो जैसे सोडियम के अंदर अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का एक परफेक्ट एड्रेस तो होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस तो हमें पता चल गया था कि क्वांटम नंबर से पहला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास वाला, वो फर्स्ट शेल में होगा, फर्स्ट शेल की एस सब शेल में होगा, एस सब शेल की एक ही ऑर्बिटल होती है, उसी में प्रेजेंट होगा। सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल है, एस और पी। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। और सेकंड शेल में पी सब शेल भी प्रेजेंट है जिसमें तीन ऑर्बिटल्स होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये तो पता है। अफबाउ ने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें फिल्ड अप करना है, जैसे सोडियम के पास पहला इलेक्ट्रॉन आया होगा, दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा, पांचवा आया होगा, ऐसे एक एक करके 11 इलेक्ट्रॉन आए। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी ऑर्बिटल में गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके जो 11 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि पहला वाला पहली शेल में गया हो। ठीक है, फिर इसकी तो थर्ड शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड शेल की 2s2 एंड 2p6। बात समझ में आ रही है? ये टोटल इसके 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका सीक्वेंस क्या है फिल्डअप होने का, कि ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है कि पहले पहली शेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी शेल में आएंगे, फिर तीसरी शेल में आएंगे, ये आके डिसाइड कैसे होगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल ने सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करी थी कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सीक्वेंस में भरे जाएंगे, यानी कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो अफबाउ प्रिंसिपल ने सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करी थी। ठीक है, कि किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जो है बिल्ड अप होंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये डिपेंड करता है मेनली, ठीक है, ये मेनली डिपेंड किस पे करता है, ये मेनली डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ शेल एंड सब शेल। ठीक है,
ये बेसिकली डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ शेल। शेल कौन सी बात थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सबशेल, सबशेल क्या होती है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कहानी है। तो यानी कि कहानी जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होने की है वो डिपेंड इन दो चीजों पे करती है, ठीक है? शेल की एनर्जी और सबशेल की एनर्जी। बात समझ में आ रही है? देखो अब अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के पास वाली जो सबसे पहली शेल होगी वो कौन सी होगी? देखो मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है? ये अपना न्यूक्लियस हो गया। अब ये हो गई हमारी पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, ये हो गई तीसरी शेल, ये हो गई हमारी चौथी शेल, ठीक है? टोटल मान लीजिए 4 शेल्स प्रेजेंट है। वैसे नंबर ऑफ शेल्स तो इनफाइनाइट होती है, पर अभी के लिए आप इसमें 4 मान लीजिए, ठीक है? अब इधर ध्यान दीजिए, ये हमारी पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है और ये चौथी शेल है। समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट शेल के अंदर तो एक एस प्रेजेंट है, सेकंड वाली के अंदर एस भी प्रेजेंट है, पी भी प्रेजेंट है, ठीक है? थर्ड वाली के अंदर एस भी प्रेजेंट है, पी भी प्रेजेंट है एंड डी भी प्रेजेंट है, ठीक है? डी ऑर्बिटल 5, सॉरी डी सबशेल जो है वो 5 ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है? उसी तरीके से एफ के अंदर पी भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है और एफ भी प्रेजेंट है, ठीक है? एफ कितनी ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ था? 7, ठीक है? 7 से मिलकर बना हुआ था। तो इनकी एक बार मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए एस है, ये 1s हो गई। देखो ये वाली s फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है इसलिए 1s, ये वाली सेकंड शेल में प्रेजेंट है तो 2s और ये 2p। ये थर्ड शेल में प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम 3s हो जाएगा, इसका नाम 3p हो जाएगा और इसका नाम 3d हो जाएगा। ये फोर्थ शेल में प्रेजेंट है तो इसका नाम 4s, 4p, 4t एंड 4f। बात समझ में आ रही है? थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा ही लिख लेते हैं। क्या हो गई है? 4d। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई शेल्स और सॉरी शेल्स के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? भाई मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले? हो सकता है वो यहाँ आ जाए या हो सकता है यहाँ हो जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन जो जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है। बात समझ में आ रही है? भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का है, तो दो ऑपोजिट चार्ज कहाँ रहना चाहेंगे? नजदीक रहना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? दो ऑपोजिट लोग सॉरी चार्जेस नजदीक रहना चाहेंगे, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली बात है 1s में रहना चाहेगा, ठीक है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा इसमें। अब ये मैं ऑपोजिट स्पिन क्यों बता रहा हूँ? तो ये अपना आगे वाला एक रूल है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चौथा रूल, तो वो आगे बात करेंगे, ठीक है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल तो भर गई, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सेकंड शेल में, तो ये आ गया थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में ही आएगा। अब वो एस में आएगा, पी में आएगा। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे फोर्थ, लेट सपोज वो एस में आ सकता है, ठीक है? एक काम करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम नंबरिंग के बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है? नंबर के तौर पे लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 नंबर पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये यहाँ आ गया एसी में, क्योंकि दूसरी कोई जगह तो है नहीं। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सेकेंड एस में, 2s में। मान लो ये 2s में आ गया, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो सेम एनर्जी लेवल पे सेकंड शेल, ये सारे ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, सेकंड शेल पे ही प्रेजेंट है, तो चौथा तो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है? चौथा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है।
तो एक्चुअल में वो आएगा कहाँ? ये सीक्वेंस जो डिसाइड किया था, ये सीक्वेंस जो बताया था, डिसाइड नहीं मतलब एक्सप्लेन किया था, वो किया था अफबाउ ने। अब उसका एक्सप्लेन करने का तरीका क्या था? तो उस चीज़ को समझो और इसमें ये जो चीज़ आपको इतनी सिंपल सी लग रही है कि पहले 1s होगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, फिर 4d। तो ये नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चेंज होगा। ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। ये देखो, ठीक है? ये बबल्स दिख रहे हैं? अब इसको ध्यान से देखो। देखो, इलेक्ट्रॉन फ़ील्ड अप होने का तरीका क्या है? तो अफबाउ ने ना एक ड्राइंग की हेल्प से एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी। आगे अपन और डिटेल में अपन लॉजिकली बात करेंगे। अपन चित्रकला वगैरह नहीं करने वाले, अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, तो तरीके से बात करेंगे। लेकिन क्योंकि सिलेबस में है, तो हम बात कर लेते हैं, जिसने क्या एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये नंबरिंग दिख रही है। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवंथ शेल की एस ऑर्बिटल या एस सबशेल। ये 2p की 2p, 3p, 4p, 5p यानी कि ये p सबशेल, ये d सबशेल एंड ये f सबशेल, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन फ़ील्ड अप होने का तरीका था, तो देखो वो क्या था? ध्यान से देखना, ड्राइंग करने वाले हैं। 1s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देन 2s से निकल रहा है, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन देखो ये यूँ बीच से निकलेगा, देन 4s, 3d, 4p, देन 5s, 5s के बाद 4d। तो हालाँकि ये बहुत पेचीदा सा लग रहा है, तो इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? ये 1s, 2s, 2p, 3s तो ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसे ड्राइंग बीच में से निकलेगी, ठीक है? और सीक्वेंस यहाँ से समझने की ज़रूरत है भी नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है? समझ में आएगा भी नहीं। देखो, इतनी सी बात है, अगर समझना चाहते हो तो ये 1s फिर उसके बीच में से आपको निकालनी है, फिर 2s, फिर 2s के बीच में से आपको निकालनी है, ठीक है? इन दोनों के बीच में से एक लाइन निकलेगी। फिर 2p, देन बीच में से 3s, फिर 3p, फिर 4s, ठीक है? ऐसे कुछ चलता है यहाँ पे सीक्वेंस। और परफेक्टली बताऊँ तो सीक्वेंस जो है अभी अगले रूल में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, अगले में क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? देखो 2s, 2p, 3s, then 3p, then 4s, 3d, 4p। तो इस तरीके से ज़िगज़ैग लाइन की हेल्प से इसने बताया था सीक्वेंस वाइज़। तो वो हमें फॉलो नहीं करना है, हमें लॉजिकली बात करनी है, तो हम n+l रूल से डिसाइड करते हैं, ठीक है? हम किससे डिसाइड करेंगे? n+l रूल से। पहले इससे समझ लेते हैं, फिर वो ज़िगज़ैग लाइन वाली आपको वापस से एक बार मैं आऊँगा, ठीक है? n+l रूल को समझो। ये हमें एक तरीके से सिस्टमैटिक चीज़ बताता है कि अगर n+l की वैल्यू कम है, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर n+l की वैल्यू अगर कम है, तो उसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। यानी कि n+l रूल यही कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो n+l की वैल्यू अगर कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जा रहा है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये n+l रूल जो एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है फॉर एंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट हो। बात समझ में आ रही है? एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट हो। जैसे लेट्स सपोज़ अगर मैं अब शेल वाइज़ बात करेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अगर मैं बात करूँ पहले 1s की, ठीक है? तो 1s में n+l की वैल्यू क्या होगी? n+l की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू तो है 1 और s की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू s के लिए 0। तो यानी कि n+l की वैल्यू हो जाएगी 1। बात समझ में आ रही है? n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
ठीक है। वहीं अगर मैं 2s की बात करूं, 2s की, ध्यान से देखना, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 2, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, 0, तो n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यानी कि 1s और 2s में 1s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस में जाएगा, पहले 1s में जाएगा, देन उसके बाद 2s में जाएगा, देन उसके बाद हम बात करते हैं 2p की। ठीक है, 2p के लिए n की वैल्यू क्या है, 2, और l की वैल्यू क्या है p के लिए, 1, तो n प्लस l वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बात समझ में आ रही, 3 आ जाएगी। तो यानी कि पहले 1s में जाएगा, देन 2s में जाएगा, देन 2p में जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर हम बात करते हैं 3s की। अगर मैं 3s की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 3s की बात कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3, और l की वैल्यू हो जाएगी 0, तो n प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3। बात समझ में आ रही है, 3। फिर अगर मैं बात करूं 3p की, ठीक है, 3p की, एट द एंड एक करेक्ट फॉर्म में बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है, अभी तो रूल्स को समझ लो, कौन सा रूल क्या बता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रूल्स के बेसिस पे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अभी रूल्स के बेसिस पे चलो, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा, अभी आपको रूल्स पे चलना है। तो इधर देखो, ये 3p हो गया, ठीक है। अब 3p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3p के लिए n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 1, तो n प्लस l क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है, 4 हो जाएगा। फिर अगर मैं 3d की बात करूं, 3d की बात करूं, तो 3d के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि n प्लस l की वैल्यू क्या आ रही है, 5। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फंडा है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फंडा है, तो ध्यान से सुनना, समझना। 3d के बाद मैं बात कर रहा हूँ 4s की, ठीक है, 4s की। तो 4s की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो 4s के लिए n की वैल्यू तो 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो n प्लस l की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू 4। ठीक है, कितनी आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू 1, देन 2, देन 3, देन 3, देन 4, देन 5, देन 4। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि n प्लस l की वैल्यू अगर जिसकी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। अब दूसरी चीज को समझो कि जब वैल्यू सेम आ रही है, जब वैल्यू सेम आ रही है तब क्या करोगे, जब वैल्यू सेम आ रही है तब क्या करोगे भाई, 2 पे के लिए भी 3 है और 3s के लिए भी 3 है, तो जब n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अब देखो, 3d में जाएगा या 4s में जाएगा, तो 4s की n प्लस l वैल्यू कम है, तो पहले जाएगा 4s में, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 4s के बाद अब क्या बच रहा है, 4p, तो 4p की बात करते हैं, तो 4p के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो n प्लस l वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो यानी कि 4s या 3d के बाद 4p में जाएगा, क्योंकि 3d और 4p के लिए n प्लस l वैल्यू कम है, तो n की वैल्यू जिसके लिए कम है उसकी एनर्जी कम होगी। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद 4p के बाद 4d की बात करते हैं, 4d के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो n प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे आप 5s की वैल्यू देखो,
n की वैल्यू हो जाएगी 5, l की वैल्यू हो जाएगी 0। तो n प्लस l की वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है 5। तो ध्यान से देखो, 4d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले पहले 5s में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3d के बाद 4s में ऑलरेडी जा चुका, अब किस में जाएगा, 4p में, 4p में। अब 4p में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो देखो 4d नहीं जाएगा, 5s जाएगा, क्योंकि 5s के लिए n प्लस l की वैल्यू कम है, 5s देन 4d। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज समझो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्या हम ऐसे कर करके देखेंगे। पहली चीज, एक तो अबोव प्रिंसिपल वो भी ढंग से नहीं समझाया, मैंने खुद ने ही नहीं समझाया ढंग से। क्यों? क्योंकि काम का नहीं है, लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ड्राइंग करने नहीं बैठे, ना ही ऐसा तो है नहीं कि तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठोगे, वन ऐसे ऐसे बबल्स बनाने बैठोगे, देन एरो बनाओगे, देन कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठोगे। ऐसा काम तो करना नहीं है। ठीक है, और ना ही ऐसे एक 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 करके n प्लस एल वैल्यू लिखने बैठोगे, ये थोड़ी करना है। एक तरीका लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक सिंपल सा फंडा लिखेंगे, तरीका लिखेंगे। तो वो फंडा क्या है, समझो। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फंडा है, तरीका है, इंटरेस्टिंग चीज वो देखो, सबसे मजेदार। लेट्स सपोज आपको किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत आपको आती है, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आती है। ठीक है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, एटलीस्ट ये तो पता है कि कौन सी ऑर्बिटल में या कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप जानते हो कि एस जो है, एस सब शेल एक सिंगल ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। पी जो है वो मैक्सिमम 3 से मिलकर बनी हुई है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो उसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये चीज आपको आइडिया है, ठीक है, ये चीज आपको आइडिया है। अब देखो लिखने का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगी। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी रैंडम एटम की लिखनी है, ना तो आपको n प्लस एल रूल ध्यान रखना है, ना ही आपको अबोव प्रिंसिपल ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखनी है, सब सब सड़प सड़प सपड़ सपड़। क्या बोल गया मैं, देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, एस, ठीक है, फिर सब सब, ठीक है, फिर उसके बाद सड़प सड़प, फिर क्या ध्यान रखना है, सफड़प, पास पास लिख देता है, सफड़प सफड़प। बस इतने में आपके पीरियोडिक टेबल जितने एलिमेंट्स आपको अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उतनों की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखो, क्या चीज ध्यान रखनी है, एस, सब सब, सड़प सड़प, सफड़प और सफड़प, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को समझो। अब क्या चीज आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पेयर बने हुए हैं, देखो जो भी पेयर मैंने बनाया है वो एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, और एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है। कोई चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं बताई, सब सब सड़प सड़प सफड़प सफड़प पे चल रहा है। अब देखो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखो। जब भी आपको इसके आगे अब नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, शेल नंबर भी तो डालना पड़ेगा, आगे कौन सा शेल है, 1 है, 2 है, 3 है, तो कैसे ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एन एस और एन पी पे पेयर खत्म होगा, ठीक है, एन एस जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, 3 है, अब इसको 1 और 1 नहीं रख सकते। कॉमन सेंस वाली बात है कि फर्स्ट शेल में पी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो पी आएगा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़े लॉजिक क्वांटम नंबर्स का ध्यान रखना कि कौन सी शेल में कौन सी सबशेल एग्जिस्ट कर सकती है। तो मान लो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा,
ठीक है, 3s और 3p। तो इसके बीच में अगर d प्रेजेंट है तो उसका जो शेल नंबर प्रेजेंट होगा वो n-1 होगा, यानी कि जो भी s और p की वैल्यू पुट करिए उससे एक कम। फिर यहाँ पे अगर f प्रेजेंट है तो वो n-2f होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। इसके आगे मैं नंबर क्या लिखूंगा? 1। इसके आगे क्या लिखूंगा? 2 और 2। इसके आगे क्या लिखूंगा? 3 एंड 3। इसके आगे क्या लिखूंगा? 4। और कहाँ खत्म होगा? 4। अब बीच में डी आ रहा है, बीच में डी आ रहा है तो मैं यहाँ क्या नंबर लिखूंगा? 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या नंबर आएगा? 5। यहाँ क्या आएगा? 5। बीच में क्या आएगा? 4। बीच में क्या आएगा? 4। यहाँ क्या नंबर आएगा? 6। यहाँ क्या नंबर आएगा? 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। यहाँ क्या आ जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो, यहाँ क्या नंबर पुट करेंगे? 7। यहाँ क्या पुट करेंगे? 7। तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 6। यहाँ क्या पुट करेंगे? 5। तो ये हो गया सीक्वेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में, देन 3d में, देन 4p में। ठीक है, देन 5s में, देन 4d, देन 5p। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, हमने क्या यही सीक्वेंस निकाला था अभी पीछे? ध्यान से देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, लिखो, नोट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करो कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। मेहनत करो थोड़ी सी। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p देन 5s 4d 5p। तो अपन ने यहीं पे खत्म कर रखा है। आप चाहो तो आगे इसको ट्राई करो, करो इसको। 5s के बाद आगे 5p पे ले जाओ, 5d पे ले 5d पे ले जाओ। ठीक है, देन 4f। ठीक है, ये सबको ट्राई करो, सीक्वेंस ट्राई करो एक बार। इस तरीके से n+l की वैल्यू निकाल लो 7वें तक। फिर कंपेयर करो कि ये और ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो शेल और सब शेल की वैल्यू तो हो गई डिसाइड, एनर्जी लेवल डिसाइड हो गया। अब क्या करना है? अब तो इलेक्ट्रॉन ही भरने का काम है। जैसे लेट सपोज आपको किसके इलेक्ट्रॉन भरने हैं? ठीक है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे, 1 2। फिर अ, फिर अगले 2 इसमें आएंगे, 3 और 4। ठीक है, पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यानी कि 5 से लेकर 10, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं आ रहा, गिनती नहीं आ रही, तो ये देख लो कितने आएंगे। 5 6 7 8 9 10, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो 2p में आ रहा है। फिर 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई सोडियम की। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसे एक-एक करके नंबर नहीं लिखना होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे लिखनी होती है। ठीक है, वहाँ मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? समझ में आया सीक्वेंस का खेल? किसी भी एटम की, अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है? 6। कहाँ खत्म हो जाएगा? 1s2 2s2 2s, इसमें 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे टी में। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 और 2p2। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी। बस सब सब सड़प सड़प सफड़प सफड़प करते रहना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलाते रहना है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो आपको अफबाउ प्रिंसिपल से देखनी है, ना ही आपको n+l रूल से देखनी है। आपको इस ट्रिक से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा निकालना है। आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो इससे। ठीक है, ये देखो, आप देखो जैसे मैग्नीशियम का 12 है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 है, तो ये देखो ट्रिक, सब सब फिर इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गए।
ठीक है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 2 4 6 10 और 12। सॉरी, मैं एल्यूमिनियम का देख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ गए। इधर देखो, ये 2 2 4 6 10 2 12। ठीक है, ट्रिक वही हो रही है, सब सब फिर एस पे ही खत्म हो गया। किसी का भी आप निकाल के देख लो, देखो एस सब सब सड़प आने से पहले ही इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो सब सब सड़प सड़प वो ट्रिक हर जगह एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी एक्सेप्शनल है। अब ये एक्चुअली एक्सेप्शनल कहना इसको सही नहीं है, ये लॉजिकल बात है, तो हम लॉजिक से बात करेंगे। ठीक है, हम इसका रीजन पता रखेंगे, इसका रीजन हम जानेंगे ताकि हमें ये चीज एक्सेप्शनल ना लगे। ठीक है, एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज का रीजन होता है। कुछ लेवल पे आपको नहीं बताया जाता क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट होता है और फालतू ही आपके लिए बर्डन बढ़ जाता है, तो वो नहीं बताया जाता। लेकिन जिस हद तक बता सकते हैं, जो आप समझ सकते हो, वो हम बता देंगे। ठीक है, उतना लेवल का अपन डिस्कशन कर सकते हैं। चलो, तो दो रूल हो गए, N+L रूल और अबोव प्रिंसिपल। ठीक है, अब अबोव प्रिंसिपल के वो वाले चार्ट पे आ जाते हैं, बबल वाले पे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस में जाएगा, 1s, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में, देन 3d में, देन 4p में, देन 4p के बाद 5s में, देन 4d में। ठीक है, देन ये बीच में से निकलता है 5p में। ठीक है, ये इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाता है, 1s 2s 2p 3s। ठीक है, तो ये सीक्वेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास नोट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे या एनोटेशन मिल जाएगा जहाँ पे ये सीक्वेंस अच्छे से प्रेजेंट होगा। ठीक है, पर ना तो हम करने वाले हैं इस तरीके से, ना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है और उससे प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्टली याद हो जाएगा। एक हैबिट ऐसी हो जाएगी, डायरेक्टली बोलोगे मुँह से 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, अपने आप निकलने लगेगी कॉन्फ़िगरेशन, प्रैक्टिस करोगे तो। गाने भी तो गुनगुनाते हो। ठीक है, अब देखो, अगला रूल है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कह रहा है, देखो रूल्स क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, चारों ही रूल कहना क्या चाह रहे हैं ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्टीमेटली इनका एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना ही है। तो अगर मैं हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, तो ये रूल क्या बता रहा है? तो ये रूल बेसिकली बता रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो भरने हैं वो सीक्वेंस तो पता चल गया, लेकिन हमें एक ऑर्बिटल के अंदर, या यूं कह लो कि एक सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप करने हैं वो सेम सीक्वेंस से फिल्ड अप करने हैं और उसी तरीके से फिल्ड अप करने हैं। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले डेफिनेशन समझो। दिस रूल्स डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करना है तो जिस भी सबशेल में आप भर रहे हो, ठीक है, जिस भी सबशेल में आप भर रहे हो, तो पहले उसके एक एक इलेक्ट्रॉन से उसको सारे ऑर्बिटल फिल्ड अप करोगे, वो भी सेम स्पिन के साथ। देन आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, देन आप यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो पहले सबशेल के अंदर आप एक सीक्वेंस में और इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करते चलोगे, देन आफ्टर आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो 3s में और या यूं कह लो थर्ड शेल में 3s भी प्रेजेंट है, 3p भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये 3s हो गई, ये 3p हो गई। बात समझ में आ रही है? ये 3s हो गई, ये 3p हो गई। अब
ऐसा नहीं है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन तो 3s में भर दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने 3p में भर दिया और अगला इलेक्ट्रॉन आपने उल्टे स्पिन से अगली वाली ऑर्बिटल में भर दिया, ये नहीं। अगर आप 3s की बात करो, इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करने का तरीका यही होगा कि अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन 3s में भर रहे हो तो दूसरा भी 3s में ही जाएगा, यानी कि एक टाइम पे एक सबशेल पूरी फिल्ड अप होगी, फिर उसके बाद अगली सबशेल का नंबर आएगा। ठीक है? और अगर मान लो इसमें ये थर्ड इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है? तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आपको इसी स्पिन से भरना है जिस स्पिन से आप पहले ऑलरेडी भर रहे थे। जैसे ये वाली स्पिन हो गई, ये स्पिन हुई, फिर उसके बाद सेम स्पिन से, देन उसके बाद ये स्पिन से, फिर उसके बाद ये एक-एक स्पिन से भर गई, ये सेम स्पिन से भर गई। अब इनवर्स स्पिन आपको स्टार्ट करनी है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन जो फ़िल अप करने हैं, जैसे इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपको फ़िल अप करने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरा इसमें आ गया। फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फ़िल अप करने हैं, तो पहला इसमें आया, फिर इसमें आया। अब p में 1 इलेक्ट्रॉन फ़िल अप करना है, तो सेम स्पिन से ये भरा, है ना? फिर ऊपर यानी कि प्लस हाफ स्पिन है, ऊपर की स्पिन है, सेम स्पिन से कोई भी स्पिन आप चाहो तो पहले ऐसे भी भर सकते थे, कि जैसे इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। मान लो आपने स्टार्टिंग में उल्टी कर रखी है, फिर सीधी करो, फिर उल्टी कर लो, फिर सीधी करो, फिर यहाँ पे उल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है? रिवर्स पे, ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? बट एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे रिवर्स स्टार्ट कर दिए तो फिर आप पहले रिवर्स ही भरोगे, फिर आप स्टार्ट प्लस हाफ से करोगे या उसके जस्ट रिवर्स वाली से करोगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि सेम स्पिन से पहले पूरी सबशेल भरनी पड़ेगी, देन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? तो ये हो गया हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ऑर्डर। यहाँ पर भी देख लो एक बार, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे? पहले वाले में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा। सेम स्पिन से हम 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहला तो स्ट्रेट स्पिन से भरा, फिर दूसरा रिवर्स स्पिन से, फिर देन सीधे स्पिन से या प्लस हाफ स्पिन से, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, हम इसको प्लस हाफ बोल लेते हैं ऊपर वाले को, एंड जो रिवर्स वाला है उसको माइनस हाफ बोल देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप पहली वाली तो प्लस हाफ से भर रहे हो, दूसरी वाली माइनस हाफ से भर रहे हो, देन थर्ड वाली प्लस हाफ से भर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर पहली वाली आपने प्लस हाफ से स्टार्ट करी तो पूरी सबसे पहले प्लस हाफ से ही जाएगी, देन आफ्टर वो रिवर्स स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है? चलें नेक्स्ट, इधर देखो अब। अगला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी, ठीक है? जैसा कि अभी हम भर रहे थे कि यदि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर प्लस हाफ वाली स्पिन भरी हुई है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी जो स्पिन होगी, वो माइनस हाफ होगी। क्या होगी? माइनस हाफ होगी। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, वो ऑपोजिट होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे p में भी तो देख रहे थे, p में भी देखो यहाँ पे ये पेयरिंग, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट स्पिन के हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के, एक अगर प्लस हाफ का है तो दूसरा माइनस हाफ का है। बात समझ में आ रही है? तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी, एक की प्लस हाफ होगी तो दूसरे की माइनस हाफ होगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतनी सी ही बात करता है, ठीक है? उसके बाद जो चीजें आपको और भी ध्यान रखनी है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो मैं चीजें बता रहा हूँ क्या क्या बातें ध्यान। एक तो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा स्टेबल होती है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से, या यूँ कह लो कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, ठीक है?
हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होती है रैंडम फील्ड से। क्या कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर जैसे फुलफिल्ड का मतलब क्या है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो भी शेल है, वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। कंप्लीटली जैसे मान लीजिए पी की बात कर रहा हूँ, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड कहलाएगा, ठीक है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? फुलफिल्ड कहलाएगा, ठीक है? एफ के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14, तो वो क्या कहलाएगा? फुलफिल्ड कहलाएगा। तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम शॉर्ट में एफएफ बोल देते हैं और जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसको शॉर्ट में हम एचएफ बोल देते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। D10 कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। F14 कैसी होगी? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। बात समझ में आ रही है? ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस है। वहीं अगर मैं बात करूँ, P के अंदर अगर 3 प्रेज़ेंट है, तो ये क्या कहलाएगी? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। D के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, जस्ट हाफ, तो ये क्या कहलाएगी? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। F के अंदर अगर 14 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, तो ये क्या कहलाएगी? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, ठीक है? और ऑब्वियसली बात है इसलिए क्योंकि जैसे ही p ऑर्बिटल अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होंगे, वो आप ध्यान से देखिए सेम स्पिन वाले प्रेज़ेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं D की बात करूँ, अगर मैं D की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए D, D में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन फ़िल्ड अप करूँगा, तो वो कैसे फ़िल्ड अप करूँगा? देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन के साथ। तो सेम स्पिन के साथ सारी ऑर्बिटल बराबर ऑक्यूपाइड है, ठीक है? तो इसलिए हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है और हाफ फील्ड से भी ज़्यादा फुल फील्ड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं फुल फील्ड ड्रॉ करूँगा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ़िल्ड अप रहेंगे, ठीक है? भरने का सीक्वेंस ये मैंने अभी भरा वैसे नहीं भरना है, ठीक है? भरने का सीक्वेंस जो हमें रखना है वो ऐसे ही रखना है। सेम स्पिन के साथ पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर ये चौथा, ये पाँचवाँ, ये छठा इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस जो है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है? डी की बात करूँ मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएँगे? ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन। सारी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड है, ठीक है? सब बराबर ऑक्यूपाइड है, तो ये वो केस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में भी अगर हम कंपेयर करें तो फुलफिल्ड ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कंपेयर टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। बात समझ में आ रही है? ठीक है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद अब एक चीज़ याद करो, मैंने कहा था कि क्रोमियम और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है, यहाँ पर ये एक्सेप्शनल लिखा हुआ है। तो ये कोई एक्सेप्शनल वर्ड नहीं है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, जो अब आप क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो क्या कर रखा है, ये। तो इसको भी हम समझते हैं क्या करने वाले हैं। देखो, इधर ध्यान दो। अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूँगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24, ठीक है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, यानी कि इसका मतलब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वही ट्रिक हमारी सब सब ठीक है, और सड़क, ठीक है? क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यानी कि डी ऑर्बिटल आ गई तो यही कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, तो इससे आगे करने का कोई सेंस है नहीं। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। अब मुझे टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप करने हैं, तो वो 24 इलेक्ट्रॉन्स मैं कैसे फिल्ड अप करूँगा? देखो, ये पिंक नंबर जो है वो शेल नंबर है और जो ये व्हाइट में sp-df लिख रखा है वो सब शेल है। अब जो ग्रीन से हम लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। इस एस में 2, इसमें 6, टोटल कितने हो गए? 10। अब इसमें 2 और इसमें 6, कितने हुए? 18, ठीक है? इसमें 2, टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है? अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन के बाद अब कितने बच रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन के बाद टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे? यहाँ पर, ठीक है? अब ये वाला केस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके आगे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये इसकी आखिरी शेल होगी, वैलेंस शेल, ठीक है? आखिरी शेल
इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, या अब इसको वैलेंस शेल, एक्चुअली वैलेंस शेल आखिरी शेल को नहीं कहते हैं। करेक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वैलेंस शेल जो है उसको कहा जाता है जो सब शेल या जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल हम जनरली लॉजिकली ये बोल देते हैं, मतलब जनरली बोल देते हैं कि जो आखिरी शेल होती है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, पर एक्चुअली नहीं। जिस इलेक्ट्रॉन के जिस सब शेल या जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे वैलेंस शेल बोला जाता है। ठीक है, लॉजिकल डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इस वैलेंस शेल में देखो कि 4s और 3d में है। अगर क्या ये 3d, अगर 3d 5 होता तो हाफ फिल्ड हो जाता और ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसमें ट्रांसफर कर जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s1 3d5। तो बस कुछ चेंज नहीं होता, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, या 4s1 3d5 कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d का, सॉरी, 4s का 3d में जंप कर जाता है, क्योंकि 3d जो है हाफ फिल्ड हो जाती है और हाफ फिल्ड होते ही ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। सेम केस आपको कॉपर में भी ऑब्जर्व होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें भी ये केस आपको ऑब्जर्व होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर मैं 29 इलेक्ट्रॉन्स भरूं तो वही सेम ट्रिक हमारी कौन सी, एस सब सब सड़प और बस सड़प पे खत्म हो जाएगी। डी ब्लॉक का एलिमेंट देखो, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाया करो, ऐसा नहीं है कि सारा सफर सफर तक ही ले जाओ। आपको पता है कि कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो डी सबशेल अगर आ गई, डी सबशेल अगर आ गई तो कहानी खत्म, यही कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो आगे लिखने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से भी काम करना पड़ेगा अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड 4, तो यहाँ आ जाएगा 3। समझ में आई बात। अब 29 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 29 इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 6। ठीक है, 6 और 2, तो टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। और कितने बच रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो कायदे से यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 4p का कोई काम नहीं है, 4p का कोई काम नहीं है, तो खत्म, हटाओ इसको। तो ये देखो 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब इसी केस को जो अभी हमने हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला केस देखा, तो ये केस आपको यहाँ भी ऑब्जर्व होगा। ये देखो यहाँ पर कि अगर ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो ये फुलफिल्ड हो जाता। ठीक है, तो ये 4s बोलता है कि कोई बात नहीं, तू खुश रहे। तो 4s में आया एक इलेक्ट्रॉन और 3d में आए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो बस कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो यही रहती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो ये क्रोमियम और कॉपर का केस आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। बस इतना सा फंडा आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तक। ठीक है, वहाँ ये बहुत काम आएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर बाकी ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हाफ फिल्ड फुल फिल्ड से डिफाइन हो जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। चलें आगे, चलो।
अब नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या चीज है, इसको समझो। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो बेसिकली श्रोडिंगर का सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। श्रोडिंगर ने ये सारी कहानी स्टार्ट करी थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। हालांकि ये आपका पार्ट जो है वो नया जुड़ा है, नया सब कुछ है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो ये सारी कहानी जो दी हुई है किसकी है, श्रोडिंगर की है। अब ये कहानी श्रोडिंगर की दी हुई है, तो इसमें देखो क्या क्या कहानी श्रोडिंगर ने कही थी। तो पहली चीज, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने एटॉमिक मॉडल अपना डिस्क्राइब किया था कि, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, यानी कि जितनी भी बातें अभी तक हमने करी, श्रोडिंगर ने वो मैथमेटिकली प्रूव करी थी। अल्टीमेटली कहानी यही है, और वो मैथमेटिकल के कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, जो चीजें हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, वही हमें देखना है, वही हमें पढ़ना है। तो बहुत आसान सी बातें हैं, सब कुछ आप जानते हो ऑलरेडी। इसमें ऐसी कोई एक नई चीज नहीं होगी जो आप नहीं जानते। बस थोड़े से एक दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी और कोई भी चीज नई नहीं आएगी, सब आप जानते हो। सब पुराने साइंटिस्ट खेल चुके हैं, ठीक है। हर चीज पुराने साइंटिस्ट ने बता दी है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा। बस उन साइंटिस्टों ने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव नहीं किया था, ये हर चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करता है। इतनी सी बात। तो स्टार्ट करते हैं। तो श्रोडिंगर ने क्या किया था, श्रोडिंगर ने एटम को, एटॉमिक मॉडल को, एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया था, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन को 3D वेव माना था, ठीक है, और एज वेल एज पार्टिकल भी माना था। यानी वो तो पहली बात कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स को हम दोनों ड्यूअल नेचर मान के चल रहे हैं। डी ब्रोगली की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने ये जो अपना मॉडल डेवलप किया, डेवलप्ड इट्स मॉडल बाय कंसिडरिंग एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। तो यानी कि श्रोडिंगर ने दोनों नेचर एक्सेप्ट किए थे, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद श्रोडिंगर ने एक 3D बॉक्स के अंदर ये कंसिडर कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक 3D वेव है। क्या है? ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ 3D वेव। ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ 3D वेव, ठीक है। 3D वेव कंसिडर किया था इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ इन दी फील्ड, या यूं कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या थी। श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या थी? तो श्रोडिंगर की इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी डिटेल में बात करेंगे। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। देखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर, इसको साई बोलते हैं। अब ये साई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसकी कहानी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ई माइनस वी साई बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन श्रोडिंगर की इक्वेशन है, ठीक है।
साई बेसिकली यहाँ पर वेव फंक्शन है। क्या है? वेव फंक्शन। यानी कि ये इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड जो है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर 3D वेव कंसीडर कर रहा है तो वो वेव जो है एक्स एक्सिस में भी प्रेजेंट होगी, वाई एक्सिस में भी प्रेजेंट होगी, जेड एक्सिस में भी प्रेजेंट होगी। तो ये वो एक्सिस की तरह कंसीडर करके मान लो इसको, इस तरीके से मान। ठीक है, ई जो है एनर्जी है, वी जो है पोटेंशियल है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो ये H प्रेजेंट है, H जो है यहाँ पर ये प्लैंक्स कांस्टेंट, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली पूरा आपका हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन। ये श्रोडिंगर इक्वेशन की कहानी है। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों को डिफाइन किया था। ठीक है, अब वो डिटेल में है, वो अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको इतना सा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर श्रोडिंगर ने एक्सेप्ट किया था, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी। उसके बाद दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन को उसने 3D वेव माना और इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूक्लियस की फील्ड के आसपास एक 3D वेव प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन की, और उसको डिफाइन करते हुए उसने एक इक्वेशन दी। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। बात क्लियर है? तो ये हो गई श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। आगे की कहानी देखो, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही सॉल्व कर पाते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये सॉल्व नहीं हो पाती। सॉल्व नहीं हो पाती मतलब ये, इसका सॉल्यूशन कंटिन्यूस चलता ही जाता है। जैसे पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, वो चलती ही जाती है। उसी तरीके से श्रोडिंगर की इक्वेशन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सॉल्व करने जाते हैं तो वो कंटिन्यूस चलती ही जाती है, उसका खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए श्रोडिंगर ने 3 वेरिएबल लिए थे, एन, एल और एम, जिसको क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो ये क्वांटम नंबर्स का एक्चुअली ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से ही मिले हैं। ठीक है, जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ के आए ना, वो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जो वो पहले 3 हैं। ठीक है, वो हमें बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन से ही मिले हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से ही वो पता चला है। तो पहले 2 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन कांट बी सॉल्व्ड completely for multi-electron species. Schrodinger equation can't be solved for multi-electron species. It can only for single electron species. ठीक है, तो यानी कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम सॉल्व नहीं कर पाते, हमें वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही सॉल्व कर पाए हैं, जैसा बोर ने बात करी थी। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हम 3 वेरिएबल लेते हैं, 3 वेरिएबल्स, हेंस 3 वेरिएबल आर कंसीडर्ड। एन, एल एंड एम। ठीक है, एन, एल एंड एम, और ये एन, एल, एम क्या है? ये एन, एल, एम वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम। बात समझ में आ रही है? अब अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में श्रोडिंगर इक्वेशन जो दे रखी है वो कुछ अलग तरीके से दे रखी है। तो एनसीईआरटी में इक्वेशन जो दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है, एच साई बराबर ई साई।
ठीक है, एनसीईआरटी में ये श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है और इतनी सी बात कर रखी है। तो ये ये कहाँ से आई, कैसे आई, तो ये भी बात कर लेते हैं हम। देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर बात करें तो वो हो गई कुछ इस तरीके से, डेल एक्स स्क्वायर डेल साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये हो गई हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखो क्या है कहानी, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल स्क्वायर, उल्टा हो गया, डेल स्क्वायर साई बराबर डेल स्क्वायर साई बराबर 8 पाई स्क्वायर एम। देखो यहाँ से मैं कुछ चीज कॉमन निकाल रहा हूँ, वो क्या निकाल रहा हूँ अभी देखना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ऑन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब यहाँ पे ये डेल स्क्वायर, ये जो डेल स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर। अब ये जो डेल स्क्वायर है वो कैसे आ रहा है, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर वापस हटा दूंगा। डेल स्क्वायर जो है ये, इसमें से आप साई निकाल दो, ठीक है, इसमें से आप ये साई वाला पार्ट हटा दो। अच्छा, डेल एक्स स्क्वायर के साथ ये वाई स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये डेल स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 क्या बनेगी, देखो इक्वेशन 2 बन जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, फिर डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस वी ई माइनस वी साई बराबर 0, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, डेल स्क्वायर साई प्लस ई साई माइनस वी साई बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन वैल्यू को उस साइड ले जाऊं तो ई साई बराबर हो जाएगा वी साई माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम साई, और यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ई साई बराबर वी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और ब्रैकेट में आ जाएगा साई, ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा ई साई, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है यही हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा, डेल्टा तो रह गया, डेल्टा तो लाया नहीं हम, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये ईस है, ठीक है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है, आप इक्वेट कर लेना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा ये वाला पार्ट, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये वाला पार्ट, ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट।
बात समझ में आई? तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से उठ के आ सकता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या पार्ट है, ठीक है? क्योंकि नया पार्ट ऐड हुआ है तो कहाँ से क्या पूछ ले, कोई आइडिया नहीं है। तो जितना भी काम का है, जितना भी सिलेबस में जितने भी कंटेंट का टॉपिक ले रखा है, उसका हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से सवाल उठ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। श्रोडिंगर इक्वेशन से ही डिराइव हुआ है सारा कहानी, कोई खास नहीं, बस ये जो इसमें से साई कॉमन निकाल लो और बाकी को डेल स्क्वायर कर लो। फिर उसके बाद इसको 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच कट स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसके जस्ट रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे फिर तो इक्वेशन को इधर उधर करने का ही काम है। बात समझ में आ रही है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। चलें आगे। चलो, अब नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? डेरिवेशन सा है, सिंपल सा है, कोई खास इतनी बड़ी बात है नहीं। अब देखो, अब हमने नोड्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नोड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब नोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी, यहाँ पर इसने 2 इक्वेशंस दी थी। एक थी रेडियल वेव के बेसिस पे और एक थी एंगुलर वेव के बेसिस पे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट है वो डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है? कि रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एन एंड एल। इस पर डिपेंड करता है एन और एल का। वहीं अगर मैं बात करूं एंगुलर वेव फंक्शन की, वो डिपेंड्स ऑन एल एंड एम, ठीक है? एल और एम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? एल और एम पे डिपेंड करता है। तो ये होगी 2 फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और एंगुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। वहीं अगर मैं बात करूं एंगुलर वेव फंक्शन की, तो वो डिपेंड करती है एल और एम पर, ठीक है? अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करने हैं, अगर आपने अपने सिलेबस में देखा हो। एक तो साई डिस्कस करना है, ठीक है? एक साई स्क्वायर डिस्कस करना है, ठीक है? एक साई क्या है और एक साई स्क्वायर क्या है, ठीक है? ये बात हमें कुछ डिस्कस करनी है। तो देखो, जो अभी मैंने बात करी रेडियल वेव फंक्शन, तो रेडियल वेव फंक्शन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, वो ये है और 2s की ये है। ध्यान से देखो, अब देखो पहचानने का तरीका क्या है। ऐसे इक्वेशन 1s की है, ये 2s की है, ऐसे 2p की भी होगी, 3s की भी होगी, 3p की भी होगी, सबकी होगी। रेडियल वेव फंक्शन पहचानने का तरीका ये है कि रेडियल पार्ट में जब हम s की इक्वेशन देखते हैं, तो s की इक्वेशन में थीटा एब्सेंट होता है। थीटा क्या है? एंगल, ठीक है? तो जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल नेचर की है और स्फेरिकल नेचर होने की वजह से इसमें थीटा एब्सेंट है। 360 डिग्री है, स्फेरिकल है, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा एब्सेंट है। तो ये एक पहचान है इक्वेशन की, याद नहीं करनी, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं रेडियल पार्ट की, तो ये 1s की इक्वेशन हो गई, ये 2s की इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इक्वेशन है, वही सेम इक्वेशन है, कोई अलग इक्वेशन नहीं है। और एंगुलर वेव फंक्शन की बात करूं तो s के लिए एंगुलर वेव फंक्शन है ये। क्या है? एंगुलर फंक्शन है ये। बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशंस हैं जो आपको याद नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना सा रेडियल पार्ट का आपको ध्यान रखना है कि रेडियल पार्ट में जो है इक्वेशन में थीटा एब्सेंट रहता है, थीटा प्रेजेंट नहीं होता। वहीं अगर आप 2p या 3p की देखोगे, ठीक है, p की या d की आप देखोगे, तो उसमें आपको थीटा दिखेगा इक्वेशन में, ठीक है? तो ये पहचान है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो इतना दिक्कत लेने वाली बातें है नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई पर, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ साई पर क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई? तो अभी मैंने बात करा था, हमें 2 चीजें डिस्कस करनी है, एक तो साई, एक साई स्क्वायर। साई जो है बेसिकली रेडियल वेव फंक्शन है, इट इज रेडियल वेव फंक्शन,
ठीक है, ये क्या है, रेडियल वेव फंक्शन है। उसके बाद इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लिए, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बाकायदा। ठीक है, एक स्टेटमेंट यही आएगा कहीं ना कहीं, अगर इस टॉपिक से आया तो ये स्टेटमेंट जरूर आएगा कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो साई स्क्वायर हमें क्या बात बताती है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। साई की वैल्यू इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, जो साई की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और फिर साई स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें, साई स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें तो साई स्क्वायर, देखो यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर लो दोनों पॉइंट्स में क्या मतलब है। साई स्क्वायर जो है बेसिकली हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर जो है वो हमें न्यूक्लियस के आसपास उस एरिया का एरिया के बारे में बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो एक चीज बताओ, क्या साई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? एक तरीके से ऑर्बिटल क्या थी, वही रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या ऑर्बिटल वही रीजन था जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। साई स्क्वायर भी तो वही चीज बता रहा है। साई स्क्वायर क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। समझ में आ रही है? ठीक है, और साई स्क्वायर जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि साई स्क्वायर की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये एक मेजर डिफरेंस है जो है। उसके बाद नोड, नोड क्या होती है? नोड के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नोड वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की टेंडेंसी बिल्कुल जीरो होती है, वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो एक नोडल जहां नोड प्रेजेंट होगी, क्या वहां साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की टेंडेंसी क्या होगी? जीरो हो गई, यानी कि एट नोड डेल स्क्वायर क्या होगा? जीरो होगा। चलो अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो इसको हटाओ, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, इसका रेडियल वेव फंक्शन के बेस पे ग्राफ है। देखो, अब ये 1s का ग्राफ है और ये 2s का ग्राफ। पता कैसे चलेगा कि ये 1s का ग्राफ है, ये 2s का ग्राफ है? पता करने का तरीका क्या है? तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम नोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो क्या मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि जब हम 1s, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ये मान लीजिए ये पहली शेल है, ठीक है, और ये येलो कलर की दूसरी शेल है, ठीक है, ये हमारी सेकंड शेल है और ये हमारी फर्स्ट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच में एक रेडियल वेव फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेडियल नोड। कौन सी नोड? रेडियल नोड। या इन दोनों शेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट थी? रेडियल नोड प्रेजेंट थी। ठीक है, अब आप देखो 1s और 2s के बीच में रेडियल नोड प्रेजेंट है,
तो रेडियल नोड ओरिजिन से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो एक्सिस पे मिल रही है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करती है। अब जाहिर सी बात है कि 1s में तो नोड होगी नहीं, वो तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के पास है, तो उनके बीच में तो कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से देखो, तो यानी कि ये 1s का ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक नोड प्रेजेंट है, तो 1s और 2s के बीच में ये ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 1s और 2s का रेडियल ग्राफ हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो ये साइ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ है। अब इधर देखो, ये अब मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, या मैं बताना भूल गया। जैसे इधर देखो, मैं क्या भूल गया, एक चीज, ये देखो, यहाँ पे ये भूल गया कि देखो साई की वैल्यू जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन साई स्क्वायर की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन या तो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव जैसी चीज थोड़ी होगी। साइज पर क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा मतलब जीरो, या तो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव जैसी कोई चीज होगी नहीं साइज स्क्वायर के लिए। तो आप ग्राफ में भी देखिए, जब हम आर स्क्वायर यानी कि साइज स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ जो है पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सिस के ये आर के नीचे नहीं जा रहा, आर के नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे देखो आर के नीचे जा रहा है, तो यानी कि साई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साई को रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन साई स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न, ये एक नोड आ गई, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, 2s का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है, जीरो नोड प्रेजेंट है, ठीक है, जीरो नोड प्रेजेंट है, यानी कि ये किसका ग्राफ हो गया, 1s का। तो यानी कि ग्राफ जो पहचानने हैं तुम्हें वो नोड की हेल्प से पहचानने जितनी एक्सिस से वो टकरा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, अब ये रेडियल वेव फंक्शन वाले क्वांटम मैकेनिकल पार्ट में आपको इतना ही है, कुछ थ्योरी वाला पार्ट याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर मान के दिया था, इलेक्ट्रॉन को 3D वेव कंसीडर किया था, 3 एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और जो क्वांटम नंबर्स है NLM, ठीक है, ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से ही मिले हैं। ये कुछ हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो साइ सिग्निफिकेंस ऑफ साइ जो है वो 0 होता है, साइ का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और वहीं अगर मैं साइ स्क्वायर की बात करूं, तो साइ स्क्वायर की जब मैं बात कर रहा हूं तो साइ स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये कुछ हमने बातें डिस्कस कर रखी है। फिर उसके बाद ग्राफ कैसे देखना है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, तो बताओ कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। हुन्स रूल क्या था कि आप एक ऑर्बिटल में, जैसे एक सबशेल है, तो पहले उसमें सिंगल पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन रिवर्स पेयरिंग स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे ये रूल वायलेट हो रहा है, तो पहला ही आंसर है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे, तो ऑपोजिट स्पिन के सारे हैं, तो ये रूल वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। अफबो प्रिंसिपल क्या बोलता है, अफबो प्रिंसिपल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी लेवल की बात, ये दोनों एनर्जी लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल का कोई जिक्र नहीं है, तो जो रूल वायलेट हो रहा है वो ए वाला हुन्स रूल हो रहा है। ये पूछ रहा है मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, तो एनर्जी लेवल हम किससे डिसाइड कर रहे थे, एनर्जी लेवल हम N+L रूल से डिसाइड कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो अब N+L की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सा हो गया सवाल, क्या है यहाँ पे 3+2, L की वैल्यू D के लिए क्या हो जाएगी 2, तो ये आ रहा है 5, ये देखो यहाँ पे n की वैल्यू 5, D की 1, क्या आ गई वैल्यू 6, यहाँ पे n की वैल्यू 4, इसके लिए 0, वैल्यू क्या आ गई 4,
यहाँ पर 6 और डी के लिए 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो मैक्सिमम किसके लिए है 60। हो गया सवाल, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये हो गया आपका एटॉमिक लेक्चर खत्म, एटॉमिक चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ये लेक्चर अच्छे से खत्म हो चुका है, इसको देखिए, वीडियो लेक्चर देखिए, आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर आपको लेक्चर के नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए, चैप्टर वाइज रिवीजन एक्सरसाइज चाहिए, या फिर आपको लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट चाहिए, मेजर टेस्ट चाहिए, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए, ये सब आपको एकेडएक्सेल की वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप विजिट करिए, इनमें से जो भी आप लेना चाहे वो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों यारों में शेयर करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, उससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।